नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। मॉर्गन स्टैनली भारत को लेकर उत्साहित है। भारत को मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का दर्जा दे दिया है, जबकि चीन का दर्जा कम कर दिया गया है, वो अब इक्वल वेट दर्जे पर आ गया है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत के जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। अनुमान के मुताबिक 6.2% जीडीपी पर आगे ये अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक युवा भारत के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। देश में विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। लेकिन दो मोर्चे को लेकर मॉर्गन स्टैनली थोड़ी चिंतित है। पहली, बढ़ती कीमतें यानी इन्फ्लेशन, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका असर सर्विस, एक्सपोर्ट और कामगारों से जुड़े सेक्टर्स पर दिख सकता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान विजय सरधना अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही विजय वैद्य जैन आर्थिक मामलों के जानकार और अर्थशास्त्री। आप दोनों का स्वागत है। तो इस वक्त अगर मैं आपसे शुरू करूं विजय जी, क्या हम जो एक तरह से था रिकवरी हम कर चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर से, जो पैंडेमिक के असर थे उससे, अब अर्थव्यवस्था सही पटरी पर है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है? निश्चित रूप से देखिए, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस देश की है। ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। सरकारी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हो रहा है। डोमेस्टिक इकोनॉमी में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, कंजम्पशन मार्केट्स हो रही हैं, पीएलआई स्कीम है, मेक इन इंडिया है, बहुत सारे छोटे बड़े जो इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन एक्टिविटीज हो रही हैं, निश्चित रूप से उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे आपको देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, और यही कारण है कि जो अनसैचुरेटेड मार्केट, भारत एक तरह से अनसैचुरेटेड मार्केट, तो जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा उसकी वायबिलिटी बाकी देशों से ज्यादा हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और यही बात दिखाती है कि भारत एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन है, जिसकी बात आज मॉर्गन स्टैनली ने भी की है। तो इस बातों को हमें ध्यान में रखना है। और जहां तक बात है ओवरऑल इकोसिस्टम की, थोड़ी और अगर हम फोकस करें एमएसएमई को लेके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू एमएसएमई अगर हम फोकस करें, स्किल डेवलपमेंट पे प्रॉपर फोकस करें, अगर ये दो चीजों पे ध्यान सरकार थोड़ा और बढ़ा दे तो रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है। जी, वे जैन, जहां ग्लोबल इकोनॉमीज इस वक्त कश्मकश में है, स्ट्रगल कर रही हैं, ऐसे में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट वाकई बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी सारी, पर्टिकुलरली जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूरोप है, अमेरिका है, उन सब के ऊपर बड़ा अंकुश है आज की डेट में। बहुत सवाल उठा हुआ है। महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अनप्रेसिडेंटेड है वहां पे, तो वहां की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। ये देखिए, इकोनॉमी में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो नेचुरली इकोनॉमिक ग्रोथ रुकती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ग्रोथ ज्यादा तेज आती है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें आज की डेट में ये लग रहा है कि जिस ढंग से आज की डेट में जो अर्थव्यवस्था खड़ी है और जो कोविड से बाहर निकल कर आई है, और 140 करोड़ देश की एक बहुत बड़ी जनता है जो सेल्फ कंजम्पशन की बहुत बड़ी डिमांड है इसके बारे में। और आज की डेट में जो पिछले 5 से 8 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुई है, उसका जो सारा बेनिफिट है वो देश को मिलने वाला है। और उसी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने इसकी जजमेंट लगाई है और ये अपना एस्टिमेट लगाया है कि जो ग्रोथ है इंडिया की वो सबसे ज्यादा होगी, और इसीलिए उन्होंने इसका वेट बढ़ाया है, ओवरवेट किया है। और चाइना के बारे में जैसे अभी विजय जी कह रहे थे, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का एक इश्यू होता है। अगर आपकी इकोनॉमी एक सैचुरेटेड लेवल में पहुंच गई है तो उसमें ग्रोथ होने के चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं, क्योंकि उतनी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन आपकी इकोनॉमी अनसैचुरेटेड है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज की डेट में हमारी पर कैपिटा जीडीपी लगभग $2,000-2,200 के बीच में घूमती है। अब अगर ये डबल होती है, जिसकी वजह से अंदेशा लग रहा है कि डबल होगी, जैसे ये डबल होगी तो नेचुरली कंजम्पशन इतनी बढ़ेगी और इतनी डिमांड आएगी, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट देकर जाएगा। तो इसीलिए जो कहा जा रहा है कि अगले 7 साल या 8 साल में इंडियन इकोनॉमी डबल हो जाएगी, जो आज लगभग $3.5 ट्रिलियन की कहते हैं, तो वो 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच जाएगी, और पर कैपिटल ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो उससे जो इकोनॉमी का जो अंदाजा लगाया है, जितनी भी एजेंसीज है जो इस टाइप के एस्टिमेट लगाती हैं, वो बहुत बारीकी से अध्ययन करती हैं कि
देश में क्या आज की डेट में इसकी डेमोग्राफी है, क्या इसका सेक्टर है। तो लेकिन जो दो फैक्टर आपने बताए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महंगाई के बारे में, तो देखिए इंडिया की महंगाई अभी भी विश्व की महंगाई से उतनी नहीं है जितनी और विश्व के अंदर आई है। हमारे यहाँ सीजनल कुछ रेट बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड कोई महंगाई आ रही है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी में कोई भी सवाल आने वाला है। और इंडियन इकोनॉमी एक कोविड से बाहर निकलने के बाद अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट ई कॉमर्स का, जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन की है, वो इंडियन इकोनॉमी को मिलने वाला है। जी, अब तो ऐसे में जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, विजय सरधना, ये बताइए कि आप जो बुलिश स्टैंड लिया है भारत को लेकर, तो ऐसे में हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये किस तरह की खबर होगी? इसके बाद आप क्या कुछ चेंजेस या तब्दीली देखेंगे? देखिए, एक बात तो हमें जिस बात के लिए भारत सरकार और पूरी इंडस्ट्री को तैयार रहना चाहिए वो है डिसरप्शन ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ये स्टेटस को नहीं रहेगा, बहुत तेजी से बदलाव आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कही गई है रिपोर्ट में, वो इस बात को बहुत क्लियरली कहता है कि आने वाले दिनों में आप डिसरप्शन के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो अपनी मैन पावर है उसका रीस्किलिंग करना होगा। अगर कंपनियों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है, अभी भी हम चलता है माइंडसेट से बैठे हैं कि देखते रहेंगे, सेल होती रहेगी, जो मेरा रिलेशनशिप है बायर्स के साथ वो मेंटेन रहेगा, ऐसे होने वाला नहीं है। तो चैलेंज ये है कि बाजार बहुत तेजी से बदलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी तेजी से कम आएगी जहां जहां पे भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आएगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बहुत तेजी से बदलाव होगा। मैं पूरी दुनिया में जितने भी कानून बदलते हैं, जितने WTO मेंबर हैं, करीब 170 देश हैं, उनका डेली बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि दुनिया में किस तरह से कानून बदल रहे हैं अक्रॉस द सेक्टर्स। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह से छोटे छोटे देश भी, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो चाहे ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, जिस तरह से वहां पे रेगुलेशन बदल रहे हैं, जिस तरह से वो पुरानी टेक्नोलॉजीज को डिस्कार्ड कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरी इकोनॉमी ऑनलाइन हो रही है, सारी फाइलिंग सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, ट्रेसेबिलिटी जैसी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, आपका ब्लॉकचेन जैसा पेमेंट एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिस तरह से पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है, अगर हम लोग अभी भी पुरानी मानसिकता के साथ कंपनियां और बिजनेस चला रहे हैं, तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है ऐसी कंपनीज को। तो उनके एमडीज को, उनके डायरेक्टर्स को, उनके सीईओज को भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तैयार होना चाहिए। सिर्फ जूनियर स्टाफ या फैक्ट्री मैनेजर की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं चाहिए। आज जो सबसे बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग भारत में चाहिए वो डिसीजन मेकर्स की चाहिए, डायरेक्टर्स की चाहिए, एचओडीज की चाहिए, एमडी सीईओज की चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सीरियस गैप है उस लेवल पे, और जब तक वहां हम नई टेक्नोलॉजी और नए कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट नहीं करेंगे, भारतीय कंपनियां जो आज एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, अगले 2 से 3 साल में बहुत तेजी से चुनौतियां आएंगी, और तब उनके पास भी टाइम नहीं होगा और भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंज्यूमर प्रेफरेंस बहुत तेजी से बदलेगा। तो ये एक बफर टाइम है हमारे पास अपने आप को अपग्रेड करने। एक और बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है कि जो विदेशी निवेश है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो रफ्तार पकड़ रही है। जैन, क्या इस रिपोर्ट के बाद हम और ज़्यादा बूम विदेशी निवेश में देख सकते हैं? देखिए, जब ये रिपोर्ट्स आती हैं, मैं यही कहने लगा था कि मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियों की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो बाजार में आती हैं, उससे लोगों का विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अगर ये रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की स्टडी करने के बाद इंडिकेट कर रही है कि इंडियन की इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी और इसकी जीडीपी इतनी बढ़ने वाली है, तो एक तो निवेश आपका सुरक्षित हो गया कि आप यहाँ करेंगे तो आपका निवेश सुरक्षित है। सेकेंडली, जो आप निवेश करेंगे उसके अंदर ग्रोथ आएगी। तीसरा, इंडिया की कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड आएगी उस प्रोडक्ट की, यहाँ पे निकलेगी। तो ये सब चीजें इस बात का इंदेशा करती हैं कि भारत के अंदर कॉन्फिडेंस का निवेश बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरी बात अभी जो विजय जी कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। मॉर्गन कहा कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री को कोई चैलेंज आने वाला है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से
आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 55% का सर्विसेज सेक्टर से आता है। तो उनको कहना है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ेगा तो सर्विसेज सेक्टर की डिमांड कम हो सकती है, जो आज की डेट में हमारा सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इंडियन यूथ इंग्लिश लिटरेट एजुकेटेड यूथ है, और जब डिजिटल इकोनॉमी जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन हुआ और इंटरनेट आया, ये आया, उससे इंडियन यूथ की सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी इंडियन सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और कोई चैलेंज नहीं आएगा। और इंडियन यूथ जो आज की डेट में अडेप्टेबिलिटी के लिए काफी, और इस रिपोर्ट में वैजनी कहा भी गया है कि इस रिपोर्ट में जो आप बात कह रहे हैं, कहा भी गया है कि जो युवा भारत है, जो युवा वर्कफोर्स है, वो एक बड़ा एक तरह से कहें कि पुश है इस इकोनॉमी के लिए, और इसी वजह से इस तरह के नतीजे हम देख रहे हैं। नहीं, उसकी अडेप्टेबिलिटी है। इंडियन यूथ ऐसा नहीं है स्टेटिक है। जो इंडियन यूथ की जो डिजिटल और कंप्यूटराइजेशन और जो उसकी एजुकेशन और जो ट्रेनिंग है, वो ये स्टैटिक नहीं है कि जो उसने आज लर्न कर लिया वो कल के लिए भी यूज करेगा। वो बहुत डायनेमिक है और उससे चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ेगा, डेफिनेटली सर्विसेज सेक्टर की डिमांड जो अब बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मदद ये करेगा, जो आज आप काम कर रहे हैं शायद वो कल आपको नहीं करना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विसेज की, देखिए वर्ल्ड की अगर इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ करती है तो नेचुरली डिमांड क्रिएट होती है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन बढ़ रही है, लोगों की प्रोडक्शन बढ़ रही है और वो डिमांड आ रही है। जब डिमांड आएगी तो उसको सर्विसेज देने के लिए सर्विसेज चाहिए। तो मॉर्गन स्टैनले ने ये रेड फ्लैग लगाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्विसेज सेक्टर पे कितना प्रभाव पड़ेगा, वो एक क्वेश्चन हो सकता है इंडिया के लिए कि भाई क्या होगा। मेरा जवाब ये है कि इंडियन यूथ जो एजुकेटेड ट्रेनिंग है, जो उसकी और उसकी एडेप्टेबिलिटी है टू न्यू चेंज और डायनेमिज्म है, वो उसको काउंटर करेगा और वो उसका जवाब देगा। आप कह रहे हैं कि जो युवा वर्कफोर्स है वो अडेप्ट कर लेगा, और ये चिंता नहीं होनी चाहिए इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कि वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ज़्यादा डिसरप्ट कर पाएगा। लेकिन ये बताइए कि विदेशी निवेश की हम बात कर रहे हैं, और जो रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी है उसकी बड़ी वजह एफडीआईज हैं, लेकिन साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो विदेशी निवेशक चीन के हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चीन का बाजार सैचुरेट हो चुका है और एक तरह से ये होना ही था वहां उस बाजार में, तो क्या जो वहां से विड्रॉल है वो कहीं ना कहीं इधर आएगा वो इन्वेस्टमेंट? देखिए, जियो पॉलिटिकल कंडीशन आज की डेट में इंडिया के फेवर है। देखिए, चाइना आज की डेट में डेवलप्ड नेशन, यूरोप और अमेरिका के फेवरेट कंट्री नहीं है, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी निवेश का एक निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है उसके। वो कंपल्शन आज की डेट में चाइना के अगेंस्ट है, हमारे फेवर में। तो सेकेंडली, इंडिया में आज की डेट में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह की स्टेबिलिटी है आज की डेट में, तो निवेश करने का ज्यादा बेनिफिट है इसके बारे में। अभी चाइना को एडवांटेज क्या है कि आज की डेट में उन्होंने एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, लेकिन विश्व को, डेवलप्ड नेशन को ये समझ आ गया है कि एक नेशन पे डिपेंड करना बहुत फ्यूचर के लिए रिस्की हो सकता है। आपने अभी भी देखा होगा कि जो अभी कोविड पीरियड में जो चैलेंजेस आए हैं, जो इसके बारे में जो बातें हो रही हैं कि प्रोडक्शन की जो डिपेंडेंस है जो बहुत सारी आइटम के बारे में, और इस वजह से बहुत सारी कंपनियां भी प्रोडक्शन नहीं कर पाई चाइना की वजह से। तो वहां पे एक सोच चल रही है कि एक सिंगल सप्लायर कंट्री के ऊपर डिपेंड करना ठीक नहीं होगा, इसलिए कोशिश हो रही है कि दूसरे कंट्री में उसी तरह की सुविधाएं क्रिएट की जाए, और उसके लिए इंडिया आज एक आइडियल सिचुएशन में प्लेस किया हुआ है। तो इसीलिए मैं जो चाइना से निवेश निकल के नया निवेश जो चाइना में नहीं जाएगा वो इंडिया में आएगा। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों इंडिया को फेवर है, तो फेवरेबल कंडीशंस बन रहे हैं। एक आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम है, अगर मैं आपसे पूछूं विजय जी कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्ग वेव बूम की शुरुआत है, जो हमारे भारत में जो मिडिल क्लास वर्कफोर्स है उनको अगर आप सरल भाषा में समझा सकें कि उनके लिए आने वाला भविष्य, उनके काम के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कैसा होने वाला, अगर इस रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं तो। मैं एक पॉइंट क्लैरिफाई कर दूं, जो जैन साहब ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि विदेशी निवेश चाइना से निकल के बाहर आ रहा है, ये सोचना गलत है। इनफैक्ट इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश चाइनीज कंपनी ही कर रही है। वो पूरी दुनिया में जाके वहां के एसेट्स खरीद रहे हैं। उनको भी ये पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर लोग चाइना को इग्नोर करते हैं पॉलिटिकली,
तो चाइनीज कंपनी आज मलेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर जगह जाके वो अपने एसेट बेस क्रिएट कर रहे हैं। और चाइनीज इन्वेस्टमेंट इस समय सबसे ज्यादा हो रहा है, अमेरिकन और यूरोपियन नहीं हो रहा है। ये बात हमें समझनी होगी, ताकि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, अलग अलग नाम से कंपनियां होंगी, लेकिन उनकी ओनरशिप बैक एंड पे कहीं ना कहीं चाइनीज कनेक्ट होगा, क्योंकि आज उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है। ये हमें समझना। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, बिल्कुल है। 140 करोड़ के देश को कोई भी कंपनी नहीं छोड़ेगी आउटसाइड। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है भारत में भी, कि यहां पे टेक्निकली ओलिगोपोली या मोनोपोली टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है उसमें हमारी एमएसएमईज पीछे छूट रही हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और मैन पावर की जहां तक बात है, पॉपुलेशन की बात है, उसको यह समझना होगा कि अगर आप अपने स्किल डेवलपमेंट नहीं जाएंगे, अगर आप जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, अगर वो सोच के आप बाजार में जाओगे तो आप आउटडेटेड फ्रॉम डे वन हो। क्योंकि जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्निकली आज की बाजार और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से आउटडेटेड है। हमें एकेडमिक्स के साथ साथ अप्लाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड टेक्नोलॉजी पे जब तक हम हमारी मैन पावर तैयार नहीं करेंगे, तो ये उम्मीद करना कि सब कुछ ठीक चलता रहेगा, पॉपुलेशन को जॉब मिल जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, वी आर लुकिंग फॉर मैन पावर। हम लोगों को बाजार में मैन पावर नहीं मिलता ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको अकाउंटेंट मिल जाएंगे, लो स्किल जॉब मिल जाएगा, लेकिन जहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जहां पे स्किल सेट्स हैं, वहां पे पूरा का पूरा एरिया ड्राई है। आपको पीएचडीज मिल जाएंगे, लेकिन माइंडसेट नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। और हम अगर कितनी भी अपनी तारीफ कर लें, उससे सच्चाई नहीं छुपेगी। तो हमें अपने आप को, आप ये कह रहे हैं कि री इन्वेंट करना होगा वर्कफोर्स को, क्योंकि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हैं, निवेश हमारे देश में आ रहा है, काम की कमी नहीं रहने वाली आने वाले दिनों में, भविष्य में, लेकिन री इन्वेंट स्किल्ड लेबर को जरूर करना होगा। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था इस चर्चा के लिए, लेकिन अच्छी खबर मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट से निकल कर आ रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। तो ज्ञानवापी में सर्वे होगा। उत्तर प्रदेश के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एएसआई सर्वे का आदेश बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही ये भी कहा है कि सर्वे में पर्याप्त सेफगार्ड्स होंगे, सर्वे के दौरान खुदाई आदि का काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस स्तर पर दखल नहीं देंगे, हम एएसआई के आश्वासन के अनुसार चलेंगे। एएसआई ने आश्वासन दिया है कि कोई नुकसान नहीं होगा। और आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते सीधे आशीष के पास। आशीष, तो साफ है सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और सर्वे चलता रहेगा वहां पे। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चरण में वो दखल नहीं देंगे, और सर्वे करने से ज्ञानवापी का जो धार्मिक चरित्र है उसकी संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह का कोई भी खुदाई का काम वहाँ पे ना हो, और किसी भी तरह से ऐसा कोई काम ना हो जिससे इमारत को नुकसान पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के हलफनामे को देखा, हाई कोर्ट के फैसले को देखा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अंडरटेकिंग ली, और इसके बाद ये फैसला दिया कि इस चरण में वो दखल नहीं देंगे, सर्वे का काम चलता रहेगा। हालांकि सेफगार्ड सभी रहेंगे, खुदाई नहीं होगी, किसी तरह संरक्षण को नुकसान नहीं होगा, और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे इमारत को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। मुस्लिम पक्ष ये भी चाहता था कि जो एएसआई सर्वे पर अगर रोक नहीं लगाई जा रही है तो कम से कम जो रिपोर्ट है उसको सील बंद रखा जाए, तब जब तक कि अपील पर पूरा फैसला ना आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी इनकार कर दिया और कहा कि सर्वे से धार्मिक जो संरचना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और दोनों पार्टियों के, दोनों पक्षों के हित की बात है कि सर्वे की रिपोर्ट आए। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और अब सर्वे वहाँ पर चलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो सर्वे है वो जो संरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर सील है, जो वजूखाना है और
जो कथित शिवलिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष फवारा बताता है और हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कहता है, वो जगह सील जो है उस पर पहले से सर्वे पर रोक है। उस जगह का सर्वे नहीं होगा, उससे बाहर जो परिसर है उसमें ये सब सर्वे होता रहेगा। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए आशीष भार्गव आपका। और उधर मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, सार्वजनिक जीवन में सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि पूरे 2 साल की सजा क्यों दी गई। हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से कांग्रेस नेता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद भवन में वी फॉर विक्ट्री के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है, राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई, अब ये साजिश विफल हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के लिए लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चलेंगे नूंह और जानेंगे वहां के ताजा हालात। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। नूंह के तावड़ू में प्रशासन ने कई अवैध झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। इस दौरान अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान भारी संख्या में मौजूद रहे। कई विभागों के अधिकारी भी इस दौरान वहां मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। माना जा रहा है कि झुग्गियों में अवैध रूप से आए लोग रह रहे थे। और उधर गुरुग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। ज्यादातर मस्जिदें बंद रहीं। जो मस्जिद खुली वहां बहुत कम नमाजी ही पहुंचे। कुछ नमाजियों से बात की, वो बता रहे हैं कि मस्जिदों में इमाम साहब ने अमन और भाईचारे के लिए दुआ करवाई। और हालात पर नजर रखे हुए हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। चलते हैं सीधे सौरभ के पास। सौरभ, इस वक्त आप वहां क्या क्या देख रहे हैं? क्या हालात सामान्य धीरे धीरे हो रहे हैं इलाके में? देखिए, बिल्कुल सिक्का धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। लेकिन अगर बात करें कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज सबकी नज़रें थी कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। यही वजह है कि मस्जिदों में पहले ही इमामों ने कह दिया था कि लोग ना आएँ, कि अगर भीड़ इकट्ठा हुई तो कुछ अप्रिय घटना हो सकती है या इसके कुछ असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल शांति रही और आज प्रशासन भी थोड़ी सी सांस ले रहा है। और पिछले 2 दिनों से लगभग 48 घंटे से ना कोई घटना नूंह में हुई है, ना कोई घटना गुरुग्राम में हुई है। यही वजह है कि कल स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खोले गए, लेकिन स्कूलों में और दफ्तरों में लोग कम आ रहे हैं। आज भी उनकी संख्या कम रही, लेकिन ऐसा लगता है कि सोमवार से लोग वापस लौटेंगे। लेकिन जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ पर अभी भी सन्नाटा बस रहा है। जो रोज़मर्रा के काम करने वाले, जो घरों में काम करती हैं, मेड्स हैं या चौकीदार हैं या जूस की दुकानों में, होटलों में काम करने वाले कारीगर हैं, ये सब छोड़ के अपने गांव चले गए हैं। जो कि बादशाहपुर में सेक्टर 57 में कुछ रेडी पटरी वालों के यहाँ आगजनी हुई, कुछ होटलों को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद से काफ़ी पैनिक था। सोशल मीडिया से
पर रूमर्स भी काफ़ी थे। लेकिन जब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं तो विश्वास पैदा होगा और लोग वापस आएंगे। नूंह में भी आज बिल्कुल शांति रही। सोशल मीडिया पर जो लोगों ने अफवाह फैलाई उन पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बिट्टू बजरंगी पर भी FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा और भी जो लोग जिन लोगों ने र्यूमर फैला करके हिंसा भड़काई उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 170 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो तावड़ू में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। लगभग 250 अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया और पुलिस का कहना है कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी झुग्गियां हैं जो कि इस हिंसा में शामिल हैं। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड पुलिस ने बात कही है। सिकता जी, तो बुलडोजर जो चलाया गया, क्या ये इसलिए क्योंकि वहां पर जो अवैध रूप से लोग वहां रह रहे थे उनको हटाने के लिए किया गया ये कार्रवाई? देखिए, उनको हटाने के लिए भी की गई और पुलिस को ये उनका कहना है कि उनको इनपुट्स थे कि जो हिंसा हुई तावड़ू में भी या नूंह में भी जो हिंसा हुई उसमें यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे लोग थे जो आसाम या पश्चिम बंगाल से आए थे, उनका भी हाथ है और यहाँ पर कुछ प्लानिंग की गई थी। तो इसीलिए अवैध तौर पर तो रह ही रहे थे, उनको तो हटाना ही था। पहले भी कई बार बोला जा चुका है, लेकिन इसमें भी शामिल थे। इसलिए जो कार्रवाई है ज़्यादा त्वरित तरीके से की गई और लगभग 250 ये झुग्गियाँ हैं छोटी छोटी जिनको बुलडोज किया गया है। और ये बात SP ने नूंह के ऑन रिकॉर्ड कही है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए सौरभ शुक्ला आपका। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मुंबई में आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत की जांच किस दिशा में बढ़ रही है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की खुदकुशी का मामला गंभीर होता जा रहा है। गुरुवार को ये महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज देने वाली कंपनी की भूमिका की जांच की घोषणा की है। इस बीच पुलिस को नितिन देसाई का ऑडियो मैसेज मिला है जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, इसलिए पुलिस अब इस मामले में आपराधिक जांच की दिशा में अब आगे बढ़ रही है। पता चला है कि नितिन देसाई ने कर्जत में अपने स्टूडियो ND स्टूडियो के लिए 180 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गया था और अब इसकी जांच की घोषणा कर दी गई है। ये बहुत ही शॉकिंग खबर हमको मिली है और बहुत ही दुखद ये न्यूज़ है। मतलब मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे हुआ है। और काश वो ऐसा ना करके मदद के लिए इफ ही हैड रीच्ड आउट। तो नितिन देसाई की मौत के मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है। कर्ज से जुड़ा ये मामला हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद NDTV इंडिया में खबरें जारी रहेंगी।